तो लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस कर रहे थे, तो वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारे पास ये कोई पॉजिटिव क्यू सोर्स चार्ज है, इसको हम कहेंगे सोर्स चार्ज। और पॉइंट पी पर अगर कोई चार्ज स्मॉल क्यू है तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इन रेडियल डायरेक्शन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब पॉइंट पी पर जो चार्ज ये स्मॉल क्यू है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ये कितना होगा, Q इंटू ई, ये हम जानते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आपको ये तो लग रहा है हमारा इस डायरेक्शन में जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट अपोजिट डायरेक्शन में इसको विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना चाहे चार्ज को, तो हमें पता है मिनिमम कितना फोर्स लगाना हो, उसको कितना फोर्स लगाना होगा भाई, नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी माइनस Fe। और ये कितना होता है, Fe की वैल्यू यहाँ पे QE है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस QE। तो एक्सटर्नल एजेंट को इस चार्ज Q को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराने के लिए कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा जिससे विदाउट एक्सेलरेशन स्लोली मूव करा सके, माइनस Q इंटू ई। तो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वो कितना करेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कौन सा है, ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है भाई, जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स अप्लाई करेगा। और ये फोर्स किसके इक्वल है, ये माइनस Q इंटू ई के इक्वल है, तो यहाँ पर माइनस Q इंटू ई हम वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई, जहाँ पे ई ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो यहाँ से अगर टोटल वर्क आपको कैलकुलेट करना है तो टोटल वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ से कहाँ तक, कोई से भी दो पॉइंट ले लेते हैं, फ्रॉम सपोज A टू B। तो टोटल वर्क जो होगा इसको नोट करेंगे हम W एक्सटर्नल से, और ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव Q और E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, A टू B, जहाँ से जहाँ तक आपको वर्क कैलकुलेट कराना है बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये फॉर्मूला, अब इसमें जो हमारा ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, DR क्या है हमारा, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का। अब ध्यान क्या देना है हमें कि ये दो पॉइंट जो होंगे हमारे A B, इनके बीच का पोजीशन वेक्टर हमें A से B तक ये क्वेश्चन में गिवन होगा, इसकी पोजीशन हमें दे रखी होगी। तो सपोज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है आपको, तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नेट कितना होगा हमारे पास, EXI प्लस EYJ प्लस EZK, यानी कि जो हमारा EX है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग X एक्सिस, इसी तरह से EY हमारा अलोंग Y एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, EZ हमारा अलोंग Z एक्सिस है। जो पोजीशन वेक्टर होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो हमारा होगा DXI प्लस DYJ प्लस DZK, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा भाई। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट चाहिए, इसके लिए प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट DR वेक्टर, ये कितना हो जाएगा भाई, इसमें हम क्या करते हैं, I के कोएफिशिएंट को I के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये EX DX हो जाएगा। J के कोएफिशिएंट को J के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो EY DY हो जाएगा। और इसी तरह से K के कोएफिशिएंट को K के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा EZ इंटू DZ। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इन दोनों वेक्टर का। अब लिमिट जहाँ से जहाँ तक वो कहेगा, तो लिमिट वहाँ से वहाँ हम x की लिमिट x1 से x2 तक यूज़ करेंगे, y की लिमिट y1 से y2 तक जो होगी, और इस तरह से z की लिमिट z1 से z2 तक जो होगी वो लिमिट हम यूज़ करेंगे भाई। तो इस तरह से ये हमारा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फार्मूला क्या यूज़ किया हमने, ये फार्मूला है भाई हमारा। इस फार्मूले में हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमें ये दे रखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम। DR हमें ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो हमारा ये
मल्टीप्लाई करने के बाद डॉट प्रोडक्ट से कितना आ जाएगा भाई, ये आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट से, और इस तरह के कोएफिशिएंट को के कोएफिशिएंट से, और ये सब का क्या होगा, इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले की बेसिस पर हम एक्सटर्नल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जबकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा हो और पोजीशन आपको बता रखी हो कहाँ से कहाँ तक आपको वर्क कैलकुलेट करना है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए चार्ज ऑफ 1 मिली कूलम, तो चार्ज हमें दे रखा है यहाँ पर Q हमारे पास है 1 मिली कूलम, और इसको अगर हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 1 × 10⁻³ कूलम हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट दे रखा आपको 1 2, तो पॉइंट ए हमारा कितना हो जाएगा, ये 1 2 का मतलब जो हमारा x1 y1 की फॉर्म में अगर इसको कहें हम, तो x1 हमारा पॉइंट कितना है 1, और y1 पॉइंट कितना है हमारा 2। इसी तरह जो पॉइंट B है इसको मान लेते हैं हम x2 y2, तो ये पॉइंट दे रखा है हमें 3 5, यानी x2 कोऑर्डिनेट 3 है हमारा और y2 हमारा कितना है 3। इलेक्ट्रिक फील्ड में वैल्यू दे रखी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 500, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 500 जे का मतलब अलॉन्ग वाई एक्सिस है भाई, यूनिट न्यूटन पर कूलम। और स्लोली हमें क्या करना है भाई, चार्ज को मूव कराना है। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन का फार्मूला हम अभी पढ़ चुके हैं भाई। वर्क डन का फार्मूला है हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये हमारे पास होता है -q और E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास भाई x और y दो कंपोनेंट हैं, तो दो ही कंपोनेंट हम लेंगे जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को और dr वेक्टर को कंसीडर करेंगे, सिर्फ x और y। तो यहाँ पर ये -q ही रहेगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में दो लेंगे हम, तो एक तो x एक्सिस के लॉन्ग तो EXI प्लस EYJ, और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी हम दो ही लेंगे, एक DXI और प्लस DYJ। क्यों लिया दो एक्सिस, क्योंकि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट x और y दे रखे हैं भाई। अब हमारी जो लिमिट होगी, तो x एक्सिस के लॉन्ग हम x वाली लगाएंगे, y एक्सिस के लॉन्ग y वाली लगाएंगे। तो अभी क्या करते हैं, पहले इसकी डॉट प्रोडक्ट को देखते, तो i कैप का कोएफिशिएंट यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा भाई, तो i के कोएफिशिएंट को i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा EX dx, और इंटीग्रेट करेंगे इसको कहाँ से, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट देखो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं भाई हमारे, ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास x2 है, तो 1 से कहाँ तक जा रहा है 3 तक, प्लस इसी तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे किसको, j का कोएफिशिएंट EY है, यहाँ j का कोएफिशिएंट कितना है dy, तो EY dy हो जाएगा। j के कोएफिशिएंट को j के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है डॉट प्रोडक्ट में, और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। अब y देखो, y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भाई, y की लिमिट है y1 से y2 तक, तो ये जा रहा है हमारा 2 से 5 तक, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 2 से 5 तक। इसको हम इंटीग्रेट करने वाले भाई। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है अलॉन्ग जे कैप, जे कैप का मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, x एक्सिस के अलॉन्ग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये तो हो गई हमारी EY। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम EY कहेंगे। EX हमें गिवन नहीं है, तो EX कितना हो जाएगा 0। तो क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड EX 0 है, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलॉन्ग है, और EY की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है 500 न्यूटन पर कूलम दे रखी है भाई। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, Q की वैल्यू तो W एक्सटर्नल हमारे पास हो जाएगा, ये चार्ज हमें दे रखा है 1 मिली कूलम, तो 10⁻³ हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ये वाला तो टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि EX हमारे पास है नहीं, तो क्या बचेगा हमारे पास EY dy, तो यहाँ बचेगा EY dy, और इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, इसे इंटीग्रेट करना है हमें। लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट हमारी 5 है, तो 2 से 5 तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारे पास -10⁻³ वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर EY की वैल्यू रखेंगे तो कितनी दे रखी है हमें 500, और इसे y एक्सिस के अलॉन्ग क्या करना है हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा हमारे पास 500, तो -10⁻³ इंटू 500, dy का कितना हो जाएगा भाई, y हो जाएगा इंटीग्रेशन, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी ये 2 से 5 तक।
तो ये हो जाएगा हमारे पास -10⁻³ इंटू 500 और अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट हमारी 2 है। तो ये हो जाएगा भाई 5, ये 3 आएगा हमारे पास, तो 5 3 1500 इंटू 10⁻³ यानी कि -1.5 जूल ही हमारा एक्सटर्नल वर्क डन आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से, इस तरह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हमें गिवन है तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे भाई इजीली। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन में कहा इसने इस बार चार्ज हमारे पास कितना है 3 मिली कूलम है, तो क्यू की वैल्यू कितनी हुई 3 इंटू 10⁻³ कूलम में कन्वर्ट किया हमने इसको। इनिशियल पॉइंट इस बार हमारा कितना है ये x1 y1, ये कितना दे रखा है हमें 1 2 दे रखा है भाई पॉइंट ए। और पॉइंट बी की बात करें तो इसे मान लेते हैं हम x2 y2, ये कितना दे रखा है हमें 3 4 दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार जो हमें गिवन है ये है 2 इंटू 10⁻³ आई। तो ये इस बार x एक्सिस के लाएंगे, आई कैप का मतलब x एक्सिस के लाएंगे, तो ये हमारे पास इस बार x कंपोनेंट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो Ex कितना है 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। पॉइंट हमें दे रखे हैं भाई x और y, तो इस बार भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड x और y एक्सिस के लॉन्ग लेकर चलेंगे भाई। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास W एक्सटर्नल जो होगा -q और इंटीग्रेट करेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और dr वेक्टर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट लिमिट्स हम लगा देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो -q यहाँ पर हो जाएगा ये Ex dx प्लस Ey dy, ये हमें ध्यान रखना है। ये पूरा बाहर है हमारा चार्ज। दो कंपोनेंट क्यों लिए, क्योंकि एक्स वाई हमें दे रखा है इस बार भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस बार एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी ई वाई हमारा कितना हो जाएगा भाई, इसमें ई वाई 0 है, पहले क्वेश्चन में हमारा ई एक्स 0 था, तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा इस बार। ये वाला टर्म ई वाई वाला, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बचा, डब्ल्यू एक्सटर्नल जो इस बार होगा वो हो जाएगा -q, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ Ex dx, और लिमिट भी हम x एक्सिस वाली लगाएंगे भी, तो x एक्सिस की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से, और ये x1 हमारा 1 है, x2 हमारा 3 है, तो 1 से 3 हमारी ये लिमिट्स यहाँ पर हम रख देंगे। अब q की वैल्यू आपको दे रखी है 3 मिली कूलम, तो ये हमारे पास 3 × 10⁻³ हो जाएगा। और Ex की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी इस बार, Ex दे रखा है हमें ये 2 × 10⁻³, तो इसकी वैल्यू रख देंगे हम 2 × 10⁻³ और ये dx, तो ये हमारा कांस्टेंट है भाई 2 × 10⁻³, तो ये हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, तो -3 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ अंदर dx बचा, dx का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे हम 1 से 2 तक, तो ये हो जाएगा -6, और ये हमारी 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएंगी, और ये हमारी अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1, तो ये -6 जूल हमारा वर्क डन आ जाएगा बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें एक्स वाई जेड की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है भाई। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल वही सिंपल रिलेशन यूज़ किया है। देखो ये हमारे पास सोर्स चार्ज है भाई पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई पॉइंट हमने कंसिडर किया ए, और ये पॉइंट कंसिडर किया बी, और कोई चार्ज हमारे पास स्मॉल टेस्ट चार्ज है Q0, इसको हम इधर लेकर आ रहे हैं भाई अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल वर्क जो एक्सटर्नल फोर्स हमें अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा भाई अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए से बी हम मूव करना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ए से बी हमारा कितना है dr है। तो ए से बी तक लाने में इस
स्मॉल चार्ज क्यू नॉट को कितना वर्क करना होगा हमें, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अटैच चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। ये बी टू ए लिख दिया भाई, इसको करेंगे आप ए टू बी, क्योंकि हम ए टू बी ला रहे हैं इसको, तो फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ रहे हैं भाई हम। तो एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लाएगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स है हमारा ये, तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा ये, फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमें पता है कि अगर इस चार्ज को आपको विदाउट एक्सेलरेशन स्लोली मूव कराना है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इस डायरेक्शन में हमारा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन हमें लाना है, ये तो इस डायरेक्शन में होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, हमें फोर्स लगाना है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। तो मिनिमम कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है आपको पता है भी, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होता है, क्यू इंटू ई होता है। तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा भी, एफ एक्सटर्नल हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई, तो यहाँ पे रख दिया हमने ये माइनस क्यू ई इंटू डी आर। क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर, और डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्या होता है, डी वी होता है भाई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाएगा। अब डी डब्ल्यू ले रखा है हमने, तो ये डी वी कहलाएगा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व करेंगे इस रिलेशन से हम, और बहुत सारे फॉर्मूला डराइव करने में भी ये क्वेश्चन हमारी हेल्प करेगा। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई ये, तो इसका डेरिवेशन ध्यान रखेंगे आप, डी वी इजिकल टू माइनस ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। अब इसके थोड़े से हम केसेस देख लेते हैं इस रिलेशन में, ये रिलेशन किस किस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा डिफरेंट कंडीशंस में। तो ये हमारा रिलेशन है भाई, डी वी इजिकल टू माइनस ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर, हमें पता है ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ए बी कॉस थीटा होता है। स्केलर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे वही हमने फार्मूला यूज़ किया है। तो ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। अब थीटा एंगल है हमारा किसके बीच में भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर और डी आर वैक्टर के बीच में। तो केस वन में हम बात करेंगे, अगर थीटा हमारा कितना हो इन दोनों के बीच में, 0 हो, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि थीटा 0 का होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डी आर वैक्टर कैसे हैं, पैरेलल है। तो उस केस में डी वी कितना हो जाएगा, ये कॉस 0 तो 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो ई इंटू डी आर, माइनस साइन हमारा है, तो डी वी यहाँ पे कैसा आ रहा है भाई हमारा, नेगेटिव आ रहा है। और डी वी नेगेटिव आने का मतलब डी वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस ई वी इनिशियल, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कैसा आ गया हमारा, ये नेगेटिव आ गया। और ये नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि नेगेटिव कब आएगा, जब वी एफ हमारा कैसा हो, स्मॉलर देन वी आई, तो उस केस में नेगेटिव आएगा। तो हमने क्या कहा, वी एफ विल बी स्मॉलर देन वी आई। तो ये केस कब होगा, अगर हमारा थीटा की वैल्यू कैसी है, 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ थीटा 0 होगा तो वी फाइनल, यानी कि जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे तो वी फाइनल हमारा डिक्रीज करेगा। इस डायग्राम में अगर देखें तो ये हमारी लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने क्या किया, एक इनिशियल पॉइंट लिया यहाँ पर, ये ए, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है बी। ए से बी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो बी पॉइंट पर फाइनल पोटेंशियल होगा वी एफ, और इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा कितना है, वी आई। तो जैसे जैसे आप ए से बी की तरफ मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वी फाइनल क्या होगा हमारा, कम होगा। ये हम दिखाई दे रहा है यहाँ पर भाई, वी आई वी एफ इज़ लेस देन वी आई, तो फाइनल पोटेंशियल कम होगा इनिशियल पोटेंशियल से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो पोटेंशियल भी डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए हमारा फाइनल पोटेंशियल क्या है भाई, इनिशियल पोटेंशियल से कम आया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। यहाँ पे देखो, ये इसी का एग्जांपल है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है आपको कोई, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं भाई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हमारी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप मूव करेंगे, ये इनिशियल पॉइंट है हमारा ए, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, वी ए, और ये फाइनल पॉइंट है हमारा बी, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हमारा, वी बी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्योंकि हम मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फाइनल पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, कम होगा, इनिशियल पोटेंशियल ज़्यादा। तो वी बी क्या है, लेस देन वी ए, यानी कि फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा क्या करेगा, कम होगा इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल के, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है भाई कि पोटेंशियल क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो जितना आप दूर जाएंगे चार्ज से उतना पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज, यानी कि आर इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल क्या करेगा हमारा, डिक्रीज करेगा। सेकंड केस में देखते हैं फॉर नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज के लिए हमने बनाया भाई, तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है भाई टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इनवर्ड है इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। फिर हम मूव कर रहे हैं भाई, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है ए, ये फाइनल पॉइंट है, बल्कि उल्टा ले लेते हैं इस बार क्योंकि डायरेक्शन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना है। तो इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं बी और फाइनल पॉइंट लेते हैं ए, यानी कि इस बार हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है भाई, ये है। तो बी से ए हम मूव कर रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा क्या है, वी बी, और फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है हमारा, वी ए है। तो हमें पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है, तो वी ए हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन वी बी हो जाएगा। तो ये वी ए लेस देन वी बी, ध्यान देंगे इस बार फॉर्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करोगे तो पोटेंशियल क्या करेगा हमारा, डिक्रीज करेगा, ये ध्यान रखना है। थर्ड केस, इस बार थीटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में कितना, 90 डिग्री है। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो डी बी कितना है भाई यहाँ पे, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर या ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस 90 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डी बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। डी बी 0 होने का मतलब क्या है भाई, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल, यानी पोटेंशियल क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर थीटा कभी भी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री है, तो पोटेंशियल कैसा रहेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है भाई। तो वही हमने यहाँ पे कहा है कि इस केस में पोटेंशियल हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, सेम रहेगा, जितना इनिशियल पॉइंट पर होगा उतना ही फाइनल पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट, इस बार हमारा केस है भाई कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे आप डिटरमिन करेंगे। तो फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड की फॉर्म में दे रखा है, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिर उस तरह से दे रखा है डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमें पता रिलेशन भाई, डी वी कितना होता है, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट से आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई को कोएफिशिएंट ई एक्स यहाँ डी एक्स, तो ई एक्स डी एक्स हो जाएगा भाई। जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह के कोएफिशिएंट को के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स 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 वाली लिमिट लगाई जाएंगी भाई, x1 से x2 तक। वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई एक्सिस की लिमिट लगाई जाएंगी, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड एक्सिस की लिमिट लगाई जाएंगी। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फाइनल फार्मूला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज़ किया जा सकता है भाई। अब एक प्रॉब्लम से इसको हम समझते हैं कि किस तरह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन हो और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो। तो इस क्वेश्चन में कहा उसने कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है कितनी, ये गिवन है 12i + 7j, ऐसा यूनिट में दे रखी है हमें न्यूटन पर कूलम में। इनिशियल पॉइंट हमें दे रखा है भाई ओरिजिन, कोऑर्डिनेट 0 0 है इसके, और ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना है हमारा, 0 दे रखा है क्वेश्चन में उसने। पोटेंशियल एट द पॉइंट 0 0 इज 0, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे कहा उसने कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो v हमें कैलकुलेट करना है कौन से पॉइंट पर, b पर, जिसके कोऑर्डिनेट कितने भाई 1 2, ये पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना। फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला है डेल्टा v इज इक्वल टू, इस तरह से फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमें x और y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं भाई,
तो हम फॉर्मूले में भी क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ई एक्स और ई वाई यूज़ करेंगे, ई जेड का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है आई और जे कैप दे रखी है, यानी एक्स और वाई के अलावा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, जेड एक्सिस का क्वेश्चन में यूज़ नहीं है। तो फॉर्मूला हमने यूज़ किया भाई डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से फॉर्मूला देखो ई एक्स वाला और ई वाई वाला यूज़ करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई एक्स डी एक्स और लिमिट x1 से x2 तक माइनस ई वाई डी वाई लिमिट हमारी y1 से y2 तक यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास डेल्टा v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, ये दिखाई दे रहा है आपको जो आई कैप वाला, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई एक्स दिखाई दे रहा है यहाँ से 12 और ई वाई दिखाई दे रहा है यहाँ से हमें 7। तो ये एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 12 और डी एक्स, x1 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x1 हमारा 0 है ये, और x2 कितना है हमारा, ये 1, तो ये जा रहा है हमारा 0 से 1 तक, माइनस ई वाई की वैल्यू 7 है और ये डी वाई, और y कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो 0 है ये y की वैल्यू यहाँ पर, और यहाँ कितना है 2, तो ये जा रहा है 0 से 2 तक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा v का मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये 12 बार आ जाएगा यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन के, तो dx का कितना हो जाएगा x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हम यूज़ करने वाले हैं, लिमिट्स यूज़ कर रहे हैं हम 0 से 1 तक। इस तरह ये 7 साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन में dy, dy का हो जाएगा y, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक यूज़ करने वाले हैं हम 0 से 2 तक। तो सॉल्व करेंगे हम, तो फाइनल पॉइंट हमारा कौन सा है, b, तो b पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, और इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था 0, तो ये हो गया -12, अपर लिमिट रखेंगे पहले 1 माइनस लोअर लिमिट 0, यहाँ पे 7, अपर लिमिट रखेंगे y की 2 माइनस 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा -7 2 14 हो जाएगा भाई ये, तो ये हमारे पास 14 हो गया यहाँ पर। तो -12 -14 का मतलब -26 वोल्ट, ये हमारा बी पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम ये सॉल्व करेंगे अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, पॉइंट की पोजीशन हमें दे रखी है, कहाँ से कहाँ हमें निकालना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको गिवन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई इसी तरह का हमारा, इस बार क्या कहा उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10y अलॉन्ग जे का मतलब इस बार में ई वाई दे रखा है ये, तो ई वाई दे रखा है 10⁻³ और उसने कहा है कि पोटेंशियल हमारा जो है ये 0.13 पर कितना है भाई 0 है, इसको मान लेते हैं हम x1 y1 पॉइंट, और जो फाइनल पॉइंट है हमारा 37, इस पे पोटेंशियल हमें पता करना है, इसको मान लेते हैं हम x2 y2 पॉइंट। बिल्कुल इसी तरह से भाई इस बार भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ y कंपोनेंट दे रखा है, तो ई एक्स तो हमारा है नहीं, तो x कितना हो गया यहाँ पर, ये 0 हो गया, और कोऑर्डिनेट हमें x और y के दे रखे हैं भाई, तो हम ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो डेल्टा v कितना हो गया हमारे पास माइनस ई एक्स डी एक्स और माइनस ई वाई डी वाई, एक्स एक्सिस की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है भाई, ये x1 है हमारा, ये x2 है, तो 1 से 3 तक लिमिट हो जाएगी इसकी, और वाई एक्सिस हमारा कहाँ है 3 से 7 तक, तो इसकी लिमिट हो जाएंगे 3 से 7 तक। लेकिन ई एक्स हमारा 0 है भाई, यहाँ पे ही 0 दिखाई दे रहा है, तो ई एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई वाई डी वाई, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमारी 3 से 7 हम यूज़ करेंगे। ये v फाइनल माइनस v इनिशियल है भाई, डेल्टा v का मतलब यहाँ पर ई वाई की वैल्यू कितनी है, ई वाई की वैल्यू है 10⁻³ तो यहाँ पे वाली रखेंगे हम 10⁻³ dy, और लिमिट्स हमारी 3 से 7 तक, ये 10⁻³ कांस्टेंट बाहर ले लेंगे हम, अंदर बचेगा y का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है y²/2, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक यूज़ करनी है हमें 3 to 7 यूज़ करेंगे लिमिट, तो ये हमारा आएगा भाई। तो फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल हमें पता करना है, इनिशियल पॉइंट पे हमें कितना दे रखा है 0 दे रखा है पोटेंशियल क्वेश्चन में, ये देखेंगे आप, ये हमें दे रखा है, देखो इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है भाई, ये 0 है, और फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल हमें पता करना है, तो v फाइनल तो हमें पता करना है, इसे v मान लेते हैं या v फाइनल कह देते हैं,
और इनिशियल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल 0 है। यहाँ पर हमारा ये कितना हो जाएगा, ये 2 इधर ले आएंगे डिनोमिनेटर में, ये वाला 2, तो ये 10⁻³ हो गया बाहर, तो -10⁻³ अंदर बचा हमारे पास y², तो y² में पहले लिमिट रखेंगे हम 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y की जगह लोअर लिमिट रखेंगे 3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000/2 यानी कि 500, और ये हो जाएगा 49 - 9, तो -500 × 40, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आ जाएगा 5 4 = 20, तो -2.0 10⁴ वोल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन। इस बार हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा वो और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कराएगा। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव का या पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ये हम लास्ट लेक्चर से पहले हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था भाई कि किस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है भाई, इसमें हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है और जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो अगर पोटेंशियल आपको दे रखा है वी, तो वी पोटेंशियल देने पर आपको ई एक्स कैसे कैलकुलेट करना होगा, आप वी को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो वाई और जेड को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। इस तरह ई वाई निकालने के लिए हम पोटेंशियल को वाई एक्सिस के लॉन्ग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स जेड को कांस्टेंट रखा जाएगा। और जब ई जेड निकालेंगे तो पोटेंशियल वी को जेड एक्सिस के लॉन्ग पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, तो एक्स वाई क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। कैसे, ये अब हम देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन सॉल्व करने से बात समझ में आएगी कि पार्शियली किस तरह से डिफ्रेंशिएट करके ई एक्स ई वाई ई जेड की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। ये वैल्यू आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाएगा भाई। तो क्वेश्चन हमारे पास है, देखो पोटेंशियल आपको गिवन है 2xy yz प्लस 3zx वोल्ट। ये SI यूनिट में पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 to 1। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है जबकि पोटेंशियल आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन में उसने आपको पोटेंशियल दिया है भाई, कितना है पोटेंशियल हमारे पास, पोटेंशियल हमें गिवन है ये 2xy प्लस yz प्लस 3zx, और पॉइंट हमें दे रखा है कौन सा, पॉइंट है 1 to 1। तो 1 to 1 पॉइंट में हमें पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमें पता करने होंगे ई एक्स ई वाई और ई जेड। ये कंपोनेंट अगर आ गए तो कंपोनेंट कैसे आएंगे, ई एक्स पता करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, -del_v/del x, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे जबकि वाई जेड को कांस्टेंट रखा जाएगा। तो देखेंगे ध्यान से, हमने क्या कहा कि ई एक्स अगर निकालना है तो -del_v/del x, और इस केस में क्या करते हैं भाई, इस केस में हम y और z को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो y और z यहाँ पर हैं तो ये कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। जहाँ पर x है तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा भाई। अब इसको देखो हम del_v/del x कर रहे हैं इसका, तो कितना हो जाएगा ये -del/del x, और v कितना है भाई, v की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 2xy प्लस yz प्लस 3zx। इसको हमने किया डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस साइन बाहर है, यहाँ बचेगा 2y। ये टर्म yz वाला 0 हो जाएगा क्योंकि yz को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे जब पार्शियली x एक्सिस के लॉन्ग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे x वाला टर्म है, इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3z। तो ये आया मेरे पास ई एक्स की वैल्यू। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई एक्स इज इक्वल टू -2y प्लस 3z। इसी तरह से अब मुझे पता करना है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे भाई कि मुझे कहा उसने कि एट पॉइंट 1 to 1, पॉइंट कितना दे रखा था मुझे, क्वेश्चन में दे रखा पॉइंट 1 to 1। तो ई एक्स एट पॉइंट 1 to 1, तो एक्स एक्सिस जगह 1 रखेंगे भाई, वाई एक्सिस जगह 2 रखेंगे, जेड एक्सिस जगह 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, वाई एक्सिस की जगह 2 रखेंगे आप तो 2 × 2, जेड एक्सिस जगह कितना रखेंगे, जेड की जगह रखा जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4 + 3 कितना 7, तो ये हो गया मेरे पास -7। ये आ गया ई एक्स, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से अब मैं ई वाई कैलकुलेट करूँगा। तो ई वाई का फॉर्मूला क्या है भाई, ई वाई है माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। तो इसमें मैं एक्स और जेड को क्या लूँगा भाई, कांस्टेंट लूँगा। तो माइनस डेल अपॉन डेल वाई। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है भाई, पोटेंशियल है मेरे पास 2xy प्लस वाई जेड और प्लस 3zx। तो ये 3zx हो जाएगा यहाँ पर। तो माइनस, अब यहाँ पर y एक्सिस के लॉन्ग करूँगा तो y का तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ पे y का 1 हो जाएगा तो बचेगा z, और प्लस यहाँ पे y नहीं है तो इस टर्म का कितना हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारे पास 0। तो ये ई वाई हुआ। ई वाई में मुझे कौन से पॉइंट पर निकालना है भाई, तो ये भी पता करना है एट पॉइंट 1 2 1। तो यहाँ पर -2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना 1 है भाई, और z भी कितना है 1 है। तो ई वाई कितना हो जाएगा 8.121, ये हो जाएगा मेरे पास -3 हो जाएगा भाई। इसी तरह से ई जेड पता करेंगे। तो ई जेड कितना हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। तो डायरेक्ट करने में इसको v की वैल्यू है, तो इस बार कौन कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, x और y दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो एक्स वाई पहले कंपोनेंट में यहाँ पर भी एक्स वाई है तो ये तो 0 हो जाएगा। तो पहले कंपोनेंट में तो हमारा 0 हुआ, प्लस इसमें z है तो z का 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y, प्लस यहाँ भी z है, z का इधर 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x। तो y प्लस 3x हमारा आ गया ई जेड। लेकिन हमें पता करने भी 8.121, तो ई जेड 8.121 यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो y का कितना है भाई 2 है वैल्यू, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स कितना है यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 है। तो ई जेड 8.121 हमारा आया कितना, ये 5 आ गया। अब मुझे पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना होता है, ये होता है ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे भाई। ई एक्स हम पता कर चुके हैं, कितना था ई एक्स हमारे पास -7, तो हो जाएगा -7i, प्लस ई वाई कितना था, ई वाई था -3, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3j, और प्लस ई जेड की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5k। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमने पता कर लिया। तो अगर पोटेंशियल आपको गिवन है तो इस तरह से आप ई एक्स ई वाई ई जेड पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे, पहले पता करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पॉइंट आपको दे रखा है, और फाइनली हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू पता कर सकते हैं। इसका अगर मैग्नीट्यूड आपको पता करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे भाई। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड पता करना हो इलेक्ट्रिक वेक्टर का, तो उसके लिए फार्मूला हमें पता ही है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ आई कोएफिशिएंट स्क्वायर जे कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस के। तो आई का कोएफिशिएंट कितना है -7, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जे कोएफिशिएंट स्क्वायर कितना हमारा ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के कोएफिशिएंट स्क्वायर तो ये 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता कर सकते हैं अगर आप पता करना चाहें तो। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा भाई, जिसकी वैल्यू जो भी आएगी ये ऐड करके आप लिख ही सकते हैं यहाँ पर। तो ये 83 जो भी आएगी वो वैल्यू आप इतने न्यूटन पर कूलम, ये क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ जाएगा भाई। तो ये हमारा हो जाएगा भाई 83 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड अगर हम पता करना चाहें मैग्नीट्यूड भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहेंगे, हमारे पास एक सिस्टम होगा जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। जैसे एक हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, उतने ही मैग्नीट्यूड का एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और जनरली एक स्मॉल सेपरेशन इन चार्जेस के बीच में होगी। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। तो डिफाइन हमने ये वही किया भाई कि 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जनरली जो छोटे छोटे हमारे केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह का सिस्टम बनाते हैं। जैसे HCl मॉलिक्यूल है, तो HCl मॉलिक्यूल में भाई जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन एटम के ऊपर, उतना नेगेटिव चार्ज होगा हमारा क्लोरीन एटम के ऊपर, क्लोरीन आयन के ऊपर, और इनके बीच में बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है भाई। तो ये हम क्या बनता है, एक डाइपोल सिस्टम बन जाता है। तो जनरली ध्यान क्या रखना है भाई,
कि जो डिस्टेंस होगी दोनों चार्जेस के बीच में उसको डाइपोल लेंथ कहा जाता है। और इसी से रिलेटेड एक क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो कि हमें ये बताएगा कोई मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा पोलर है या कितना कम पोलर है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है भाई, तो कोई सा भी चार्ज ले लिया हमने और उसका प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, जो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है ये। तो चार्ज के मैग्नीट्यूड को दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ लेते हैं, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये ध्यान रखेंगे भाई। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये ध्यान रखना है कि जिसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वेक्टर नेचर वो हमें ध्यान रखनी है, अदरवाइज क्वेश्चन हम सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे भाई। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो ये लाइन ज्वाइन करने वाली है नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ डाइपोल। और इस लाइन को आगे अगर मैं क्या करूं, प्रोड्यूस कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, तो ये क्या कहलाएगी, मेरी एक्सियल लाइन कहलाएगी। तो ये एक्सियल लाइन है और ये डाइपोल एक्सिस कहलाता है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन है। अब अगर इसके मिड पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये कहलाती है मेरी इक्वेटोरियल लाइन। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस एक्सिस का उसे क्या कहेंगे भाई हम, इक्वेटोरियल एक्सिस। ध्यान रखेंगे भाई, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वेटोरियल एक्सिस कहलाएगा। और इससे पास होने वाला कोई प्लेन होगा तो वो इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है। तो वही हमने कहा भाई। आगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज नोन एज डाइपोल लेंथ। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं भाई कि जो डिस्टेंस होगी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बीच में, इसको डाइपोल लेंथ भी कहा जाता है। और इसको जनरली 2a से डिनोट करते हैं। 2a से डिनोट करेंगे, अगर ये मिड पॉइंट लेंगे तो इधर भी कितनी होगी हमारी a हो जाएगी भाई, और इधर भी कितनी हो जाएगी हमारी a डिस्टेंस हो जाएगी। जो ऐसा यूनिट है वो यहाँ से देख लेंगे भाई, हमारी चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और डिस्टेंस की मीटर, तो कूलम मीटर इसकी ऐसा यूनिट है। एक दूसरी स्मॉल यूनिट होती है उसको डिवाई बोलते हैं। तो डिवाई का कूलम मीटर के साथ क्या रिलेशन होता है भाई, 1 डिवाई इज इक्वल टू 3.3 10⁻³ कूलम मीटर। तो डिवाई एक स्मॉल यूनिट है प्रैक्टिकली, जिसको हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन में कहा उसने कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम। तो गिवन सिस्टम में क्या है भाई, ए पॉइंट पे हमारा कितना चार्ज है, -q, बी पॉइंट पे कितना चार्ज है, -q, और यहाँ पे कितना चार्ज है, +2q। तो जो ये +2q है इसको हम इस तरह से क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे भाई कि +q इस वाले नेगेटिव चार्ज के साथ आ जाए और +q इस नेगेटिव चार्ज के साथ आ जाए। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया भाई इस +2q चार्ज को। तो ये +q इधर आ गया, जिससे एक हमारा डाइपोल सिस्टम -q +q इधर बन जाएगा, और इसी तरह से एक डाइपोल सिस्टम हमारा -q +q का इधर बन जाएगा। तो हमारे पास 2 डाइपोल बन गए भाई, ये -q +q। तो एक डाइपोल तो ये हो गया, इसी तरह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा ये हो गया। 2 डाइपोल बन चुके हैं। तो हम दोनों डाइपोल का नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे सिस्टम का। अगर आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना तो हम क्या चाह रहे हैं, नेट डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। हमें पता है भाई जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है, वो तो हमारे पास चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, a दे रखी है उसने, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये डिस्टेंस a है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये, अगर P1 कहूँ मैं इसको, जो ये पहला वाला सिस्टम है AB वाला, तो AB सिस्टम का डाइपोल मोमेंट मैंने कितना कहा, P1। तो कितना हो जाएगा ये, Q इंटू A कूलम्ब मीटर। तो ये पहले सिस्टम का डाइपोल मोमेंट आया। इसी तरह सेकंड सिस्टम है, इसको क्या कहा मैंने, इस पॉइंट को कहा D। तो जो DB सिस्टम है, ये पॉइंट B ले रखा है हमने। तो जो DB सिस्टम है इसका डाइपोल मोमेंट P2 का, ये भी कितना आ जाएगा भाई, Q इंटू A, क्योंकि यहाँ भी दोनों चार्ज कितने में सेम है मैग्नीट्यूड में Q में, और डिस्टेंस यहाँ भी कितनी है A। तो ये भी कितना हो जाएगा, QA कूलम मीटर। तो P1 P2 दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है भाई, इक्वल है Q इंटू A। तो P1 इज इक्वल टू P2 को क्या मान सकता हूँ मैं, P मान सकता हूँ, जिनका मैग्नीट्यूड कितना है भाई, दोनों का सेम है Q इंटू A। लेकिन डायरेक्शन देखेंगे भाई, डायरेक्शन क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये डायरेक्शन हुई P1 की, और इसी तरह से फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन हो जाएगी P2 की यहाँ पर। तो जो P1 और P2 है उनके बीच में एंगल कितना आएगा, देखेंगे भाई, ये P1 की डायरेक्शन है, ये हमारा P1 है,
और ये P2 की डायरेक्शन है। तो इनके बीच में एंगल हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड के बीच में एंगल कितना होता है भाई, ये 60 डिग्री है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब दो वेक्टर हैं P1 P2, उनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट यहाँ पे इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट हम कहेंगे, ये हो जाएगा a² प्लस b²। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है भाई, P1 भी हमारा कितना है P है और P2 भी कितना है P है। तो दोनों की जगह मैं P लिख सकता हूँ। तो a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू कॉस कितना है, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। ये हो जाएगा यहाँ पे p² प्लस p² और ये भी कितना हो जाएगा 2p² और cos 60 हमारा 1/2 होता है। तो ये 2 कैंसिल हो कितना आ जाएगा 3p²। तो p² बाहर आएगा, तो p² से p बाहर आ जाएगा, तो p√3 हमारा नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगी। तो इस तरह से हम नेट डाइपोल मोमेंट सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान करते हुए कितने डाइपोल हमारे बन रहे हैं, और डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो उसकी डायरेक्शन कंसीडर करते हुए क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह का ये क्वेश्चन है भाई। इसमें भी हमें ये देखना होगा कि कितने हमारे डाइपोल यहाँ पर बनेंगे। तो देखो -2q चार्ज यहाँ पे गिवन है, -2q यहाँ पर है। तो इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इस तरह से जिससे हमारे डाइपोल सिस्टम अलग अलग हमें दिखाई दें। तो क्या कहा देखो हमने भाई, इसको अगर मैं रिड्रॉ करूँ डायग्राम को, जिससे ये क्लियर हो जाए कितने डाइपोल सिस्टम इसमें बनेंगे हमारे पास। तो यहाँ पर तो चार्ज हमारे पास कितना है +q, यहाँ पर +q। अब ये जो -2q है, इस -2q का -q इधर ले लेते हैं, -q इधर ले लेते हैं। यहाँ पे -2q है, इसका -q इधर ले लेते हैं, -q इधर ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि एक डाइपोल सिस्टम हमारा ये बनेगा भाई, सेकंड डाइपोल सिस्टम हमारा ये बनेगा -q + q, एक ये बनेगा -q + q, एक ये बनेगा -q + q। तो टोटल हमारे पास 4 डाइपोल सिस्टम बन रहे हैं। और जो ये डाइपोल सिस्टम है हमारा ये वाला, इसको नाम दे दें अगर हम A, B और C और D। ये C है भाई और ये D है। तो जो हमारा AB है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसको हमने P कहा, सपोज डाइपोल मोमेंट, या P1 कह दो। इस तरह ये जो है हमारा AD वाले की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसको हमने P2 कहा। अब जो P1 P2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस AB भी सेम है, स्क्वायर है, ये साइड दे रखी है A, तो ये भी A है, ये भी है। चार्ज यहाँ भी मैग्नीट्यूड सेम है, -q + q, -q + q। तो जितना P1 का मैग्नीट्यूड आएगा Q × A, उतना P2 का मैग्नीट्यूड आएगा। तो P1 = P2 = Q × A। तो क्या मान लेते हैं इसको, P मान लेते हैं भाई। तो इधर भी P हो गया ये, और इधर भी कितना हो जाएगा, ये P हो जाएगा। और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इनका जो रिजल्टेंट है, क्योंकि दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो क्या करेगा वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यानी 45 डिग्री पे इधर जाएगा ये रिजल्टेंट। इसको क्या कहा रिजल्टेंट को हमने, इसको कहा हमने PR। ये रिजल्टेंट हुआ किसका, AB वाले डाइपोल मोमेंट का और AD वाले डाइपोल मोमेंट का, इन दोनों का रिजल्ट हमारा ये आया। इसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा ये कितना आएगा, ये यहाँ पे देख सकते हैं भाई, ये AB था यहाँ पे, ये हमारे पास क्या था, AD था। ये इनका रिजल्टेंट है P1। तो AB भी डाइपोल मोमेंट कितना होगा भाई, Q × A, ये वाला। और ये भी डाइपोल मोमेंट कितना होगा, Q × A, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ भी A है, डिस्टेंस यहाँ भी A है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, QA। तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि इनके बीच में एंगल है वही है। तो A² + B², क्योंकि cos 90 0 होता है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, A² + B²। दोनों की वैल्यू सेम है भाई, ये भी P है, ये भी P है मैग्नीट्यूड वाइज। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, P², तो कितना आ गया P√2। तो ये जो रिजल्टेंट आया हमारे यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, P√2 आ जाएगी। सिमिलरली जो ये सिस्टम लेंगे आप BC वाला, तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, P। और ये जो लेंगे इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, P। लेकिन इस बार डायरेक्शन कहाँ होगी, ये इधर, और ये होगा इधर। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, P2 इधर से जाएगा। और P2 का भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई, P√2 आएगा वो भी। तो 2 P√2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। एक इधर जा रहा है भाई P√2, एक रिजल्टेंट इधर आएगा P√2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो नेट डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। तो पी नेट कितना आएगा, 0 आएगा। तो ध्यान रखेंगे 4 डाइपोल सिस्टम्स यहाँ पर बन रहे हैं और नेट डाइपोल मोमेंट हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है भाई। तो इस तरह से हमारा ध्यान देंगे भाई, जितना हमारा ये इन दोनों का ए बी और ए डी, इन दोनों का रिजल्टेंट P1 आएगा इस डायरेक्शन में, उतना ही रिजल्टेंट हमारा जो ये सिस्टम है बी सी और सी डी, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा उतना ही इस डायरेक्शन में। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो नेट डाइपोल मोमेंट सिस्टम का कितना आ जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग। तो ये हमारे पास कोई चार्ज रिंग है जिसको हमने कितना चार्ज दिया है भाई, टोटल चार्ज दे रखा है हमने इसको Q, और ये रिंग की सरकमफ्रेंस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिंग का सेंटर हमारा O है, O से X डिस्टेंस पर रिंग के एक्सिस पर हमने कोई पॉइंट कंसिडर किया है P पॉइंट पर हमें नेट पोटेंशियल पता करना है। तो हमने क्या किया, जो ये सरकमफ्रेंस को हमने चार्ज गिवन है इसमें एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे भाई हम ये, क्योंकि ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट DQ हमने कंसिडर किया। अब हमें स्मॉल चार्ज पता है तो इसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर सकते हैं। हमें पता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज P पॉइंट पर कितनी डिस्टेंस है, R। तो R डिस्टेंस पोटेंशियल कितना होता है, फार्मूला में पता है, V कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो Q कितना है यहाँ पे, DQ है, तो इसको DQ ले लेंगे। और डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये P पॉइंट से इस चार्ज की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है भाई हमारी R। तो डिस्टेंस हम कितनी ले लेंगे, यहाँ पे R ले लेंगे। लेकिन R की वैल्यू पाइथागोरियन थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे अगर, तो ये रेडियस हमारी कितनी है, R है यहाँ पर, ये कितनी है X। तो जो डिस्टेंस हमारी PA हो जाएगी ये, तो PA डिस्टेंस हमारी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। और ये कितना हमारे पास R और ये कितना हमारे पास X। तो ये हमारा P आ जाएगा। PA क्या है भाई, ये स्मॉल r डिस्टेंस है, तो स्मॉल r की वैल्यू ये हम बाद में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एलिमेंट DQ। तो कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K भी लिख सकते हैं भाई इस कांस्टेंट को, इनटू चार्ज कितना है DQ और डिस्टेंस कितनी है हमारी R। R की अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करना चाहें हम तो R की जगह क्या पुट कर सकते हैं भाई, R की जगह हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर कितना, ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर इसको सही कर लेते हैं भाई। तो ये आ जाएगा स्मॉल r की वैल्यू √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये हमने dV पता कर लिया, ये आया पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट DQ। लेकिन हमें पता करना है पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इंटायर रिंग। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं भाई इस एक्सप्रेशन को, जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो देयरफॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू होल ऑफ द रिंग, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इंटीग्रेट कर दिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन DQ अपॉन इतना, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हमें बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है भाई, ये बाहर आ जाएगा। इसी तरह से ही 1/r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर स्क्वायर रूट में है ये, यानी पावर 1/2 लिख सकते हैं इसकी। तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, DQ बचेगा। तो DQ पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट करेंगे। चार्ज कितना दे रखा है आपने, कैपिटल Q दे रखा है, तो चार्ज हमारा कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज Q आ जाएगा भाई। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास टोटल चार्ज आएगा Q, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इस तरह से पॉइंट P पर, पॉइंट P कहाँ पर है भाई, ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता किया था। एक्सिस पर कोई पॉइंट लिया था P, ये रिंग का एक्सिस है और यहाँ पे पॉइंट P है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आया था, फॉर्मूला आया था QX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। और पोटेंशियल अभी हमने पता किया, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये, तो डिफरेंस ध्यान रखेंगे भाई,
पोटेंशियल में यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के साथ क्या होता है, एक्सियल डिस्टेंस भी होती है भाई, पॉइंट पी की फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग जो डिस्टेंस है। और जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2 होती है पावर इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है। अब हम पता करेंगे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो ये हमारे पास एक चार्ज स्फेरिकल शेल है भाई, ये जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमें, ये स्मॉल कैपिटल आर इसकी रेडियस है। ये चार्ज स्फेरिकल शेल है, ये जो हमें दे रखी है भाई स्फेरिकल शेल। तो ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल शेल हम इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम में पता कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इसका, अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे, ये पॉइंट पी कहाँ है हमारा, स्फेरिकल शेल से बाहर है भाई, आउटसाइड है ये। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये आता है हमारे पास इतना 1/4πε0 इंटू Q/r²। लेकिन अब हमें क्या पता करना है, हम पता करना चाह रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल पता करने के लिए क्या करेंगे, हम उसी रिलेशन का यूज़ करेंगे भाई। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज स्फेरिकल चार्ज शेल हम पता करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होती है, ये EP = 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये गॉस थ्योरम में हमने किया हुआ है टॉपिक। तो इसमें हमने ये देखा था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट पर निकालेंगे तो फिर वो स्फेरिकल शेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम है जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है किसी पॉइंट पर। 1/4πε0 की जगह आप K भी रख सकते हैं। तो P पॉइंट पर यानी एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, K इंटू Q/r²। और हमें पता है जो चार्ज स्फेरिकल शेल है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है भाई, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज Q दे रखा है हमने इसको, ये चार्ज Q है भाई, और सरफेस एरिया कितना होता है इसका 4πr²। तो चार्ज पर यूनिट एरिया ये कहलाएगी हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से Q की वैल्यू अगर हम सिग्मा की टर्म में निकालना चाहें सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में, तो सिग्मा इंटू 4πr² ये चार्ज आ जाएगा, जिसकी वैल्यू बाद में यूज़ की जा सकती है इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए चार्ज स्फेरिकल शेल, इसका हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा चार्ज हमें ये पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में चार्ज हमारे पास कितना है, सिग्मा इंटू 4πr²। तो क्या कहा हमने, पोटेंशियल निकालने के लिए पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो एट पॉइंट P की हम बात कर रहे हैं, एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं भाई कितनी है, K इंटू Q/r²। ये पता किया था हमने, K इंटू Q/r²। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। और रिलेशन हमें पता है भाई पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन हम ऑलरेडी डराइव कर चुके हैं, किस फॉर्म में हमारा वो रिलेशन आता है। तो उस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू स्फेरिकल शेल पता करेंगे। तो ध्यान देंगे भी क्या हमारा फॉर्मूला आता है, हमें जो हमने फार्मूला डराइव किया था रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आता हमारे पास dV = E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इस रिलेशन का यूज़ करेंगे हम एक्सटर्नल पॉइंट या इंटरनल पॉइंट या सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करने के लिए ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल शेल। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं भाई। तो देखो हमने क्या कहा, ये dV = E वेक्टर डॉट dr वेक्टर है। अब ध्यान से देखेंगे, हम बात कर रहे हैं पॉइंट P की, ये हमारा पॉइंट P है एक्सटर्नल पॉइंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है हमारी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और अगर पॉइंट A से B आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं A to B, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या है हमारी, सेम होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, थीटा हमारे पास हो जाएगा 0 डिग्री। तो dV कितना हो जाएगा यहाँ से, dV = A इंटू dr इंटू cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है भाई, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आप रखना चाहें तो ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो K इंटू Q/r² इंटू dr, cos 0 हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया dV। तो ये हमने P पॉइंट पर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अभी पता किया हमने।
पी पॉइंट के लिए जब हम ए से बी जा रहे हैं, तो ए और बी के बीच में स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पोटेंशियल की वैल्यू एट पॉइंट पी पर। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट पी पर पोटेंशियल पता करने के लिए हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आएंगे पॉइंट पी तक। तो इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे भाई। तो क्या कहा हमने, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पॉइंट पी। तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। इनिशियल यानी इनफाइनाइट से लाना है हमें पॉइंट p तक, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल हो गया। यहाँ पे k बाहर आ जाएगा, q बाहर आ जाएगा, हमें इंटीग्रेट करना है dr अपॉन r स्क्वायर को। कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगाएंगे भाई, इन्फिनिटी से और r तक, क्योंकि पहले हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और जब आप पॉइंट p पे पहुँच जाएंगे तो पॉइंट पी पर पहुंचने के बाद हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सेंटर से r हो जाएगी बाई डिस्टेंस ये। तो p पॉइंट की डिस्टेंस हमने r लगाएंगे लिमिट। तो ये हमारे पास हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। यहाँ पर vp हमें कैलकुलेट करना, माइनस p इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, और इज़ इक्वल टू k इंटू क्यू। और यहाँ पर ये हमारा 1/r स्क्वायर का कितना होगा भाई, माइनस 1/r हो जाएगा। इंटीग्रेशन लिमिट हमें कहाँ से कहाँ लगानी है, इन्फिनिटी से r तक लगानी है। तो k इंटू क्यू, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये माइनस 1/r स्क्वायर, ठीक। और ये साइन माइनस होता है भाई, यहाँ पे इस रिलेशन में ये साइन माइनस ध्यान रखेंगे। तो ये माइनस होता है, डी वी इजिकल टू कितना होता है हमारे पास, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इस साइन का ध्यान रखेंगे, अदरवाइज बाद में गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे भी माइनस साइन, यहाँ पर भी माइनस साइन रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। तो ये माइनस माइनस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस आया यहाँ पे, अपर लिमिट रखेंगे आर की जगह, तो 1/r माइनस इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा k इंटू क्यू अपॉन आर। तो ये p पॉइंट पर पोटेंशियल हमने आउटसाइड पॉइंट पर पता कर लिया। तो ये आ गया हमारे पास v आउटसाइड, कितना, k की जगह 1/4πε0 रख सकते हैं आप, और इंटू क्यू अपॉन आर। तो ये वही फॉर्मूला आया है जो पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होता है। तो इस केस में क्या करेंगे भाई हम, तो एक्सटर्नल पॉइंट पे जब पोटेंशियल पता करते हैं, तो जो चार्ज स्फेरिकल शेल है उसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि ये वही फार्मूला है जो कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सेम रिलेशन आया हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एट एक्सटर्नल पॉइंट potential is same as due to a point charge। यानी कि चार्ज स्फेरिकल शेल को एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है इस केस में। तो ये वैल्यू हमारी आ गई भाई। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल, ये भी गॉस थ्योरम ने हमने पता किया था। तो क्योंकि चार्ज हमारा कहाँ रिसाइड करता है भाई, सिंस चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस, अंदर तो चार्ज हमारा क्या होता है, ज़ीरो होता है जितना भी चार्ज आप सप्लाई करेंगे। तो जब हमारा क्यू इनसाइड ज़ीरो है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है किसी भी चार्ज कंडक्टर के या चार्ज स्फेरिकल शेल के, वो कितना आता है भाई, ज़ीरो आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर कितनी है हमारी, ज़ीरो है। हमें क्या पता करना है अब, इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो पोटेंशियल पता करने के लिए क्या करेंगे, देखो हम वही रिलेशन यूज़ करेंगे, डी वी इजिकल टू कितना होता है, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डी आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में, देखो ये डायरेक्शन हमारी डी आर की है और ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, सेम डायरेक्शन में थीटा कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ए इंटू डी आर इंटू कॉस ज़ीरो रखेंगे, तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। अब ई कौन सा ले रहे हैं, हम इंटरनल ले रहे हैं, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हमारा, 0 होता है। और कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं ए टू बी, ये ए है हमारा, ये बी है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, ए से बी तक। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ए और बी पॉइंट के बीच में पता करना चाह रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, और ये राइट हैंड साइड वाला टर्म हमारा कितना हो गया, 0 हो गया।
तो यहाँ से वी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी बी, यानी कि पोटेंशियल हमारा क्या है भाई, कांस्टेंट है। जितना पोटेंशियल हमारा सरफेस पर होगा, ए पॉइंट कहाँ पर है हमारा, ये सेंटर पे, बी पॉइंट कहाँ पर है, सरफेस पर है। तो ध्यान रखेंगे अंदर इंटरनल पॉइंट, ए इंटरनल पॉइंट है और बी सरफेस वाला पॉइंट है, तो इंटरनल पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि सरफेस पर है। तो क्या कहा हमने, वी इंटरनल इज इक्वल टू वी सरफेस, और सरफेस पे कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, जहाँ पे कैपिटल आर क्या है भाई, रेडियस है। तो ये ध्यान रखेंगे हम, पूरी सरफेस के ऊपर जितना पोटेंशियल होता है, हर एक पॉइंट पे अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होता है। तो इंटायर स्फेरिकल सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है भाई, सेम है। तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद ये सरफेस की बात करी ली हुई हमने, सरफेस से पोटेंशियल कितना होता है, 1/4πε/Q/R। अब सिग्मा की टर्म में अगर पोटेंशियल आपको चाहिए तो Q की वैल्यू आप कितनी रख सकते हैं भाई, सिग्मा की टर्म में सिग्मा इंटू 4πr²। तो यहाँ पे Q की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, सिग्मा इंटू 4πr²। तो ये हमने Q की जगह पुट किया यहाँ पर। तो यहाँ पे एक R से R कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो V कितना आ जाएगा, सिग्मा R/ε0। ये कहाँ की बात कर रहे हैं भाई हम, ये हमारा सरफेस पर भी होगा और इंटरनल किसी भी पॉइंट पर लेंगे आप तो इतना ही होगा भाई। तो सरफेस पर भी इतना ही होगा ही, और किसी इंटरनल पॉइंट पर लेंगे तो इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो वी इंटरनल, वी सेंटर, वी सरफेस, ये वैल्यू क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केस में सेम रहेगी। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल किसी भी पॉइंट पर कितना होता था हमारा, 0 होता था। तो ये हमें ध्यान रखना है भाई। तो ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे पोटेंशियल का, तो ये हम V वर्सेस R ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं भाई। तो इधर एक्स एक्स पे ले रहे हैं हम R, तो यहाँ पर R ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल ले रहे हैं। तो हमें पता है भाई कि ये सेंटर है, यहाँ पे R कितना है, 0। R 0 का मतलब सेंटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे R 0 है, तो सेंटर पे बात करें तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R होता है, जितना सरफेस पर होता है। तो सेंटर पे, और जब तक हम अंदर रहेंगे, इंटरनल किसी भी पॉइंट पे रहेंगे भाई, तो ये सब क्या रहेगा, पोटेंशियल KQ/R ही रहेगा। कब तक, सरफेस तक। ये सरफेस की बात कर रहे हैं, तो सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी। इसको हम चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे तो KQ/R लिखेंगे भाई, और सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे सिग्मा ε0/R। ये देख चुके हैं यहाँ पे हम रिलेशन ऑलरेडी। तो ये कहाँ पर है, सरफेस पर पहुँच गए हम, तो एट सरफेस है ये कहाँ था हमारा, ये एट सेंटर है। तो सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल कैसा दिखाई दे रहा है हमें, तो यहाँ पे V दिखाई दे रहा है हमें कांस्टेंट, सेंटर से सरफेस के बीच में। उसके बाद जैसे आप आउटसाइड जाएंगे, तो आउटसाइड फार्मूला क्या होता है भाई हमारा, V इज इक्वल टू K इंटू Q/R। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि V हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। तो जैसे जैसे आप बाहर डिस्टेंस हमारी इंक्रीज़ करेगी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, तो पोटेंशियल हमारा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डिक्रीज। तो ये ग्राफ हमारा क्या शो कर रहा है भाई, ये शो कर रहा है कि पोटेंशियल आपका डिस्टेंस के साथ साथ क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो ये ग्राफ हमें स्फेरिकल शेल के पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ध्यान रखना। इस तरह से ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल हमारा एक कांस्टेंट है, ये सरफेस वाला पॉइंट है। उसके बाद जैसे आप सरफेस से दूर जाओगे तो ये पोटेंशियल हमारा क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखने भाई अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या क्या है भाई। पहला, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज इज फ्री टू मूव इन ए रीजन, इट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने भाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो कोई भी इमेजिनरी सरफेस ऑन विच एट एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जैसे यहाँ पे हमने ये सरफेस ले रखी है भाई, ये सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ये स्फेरिकल सरफेस है। तो सपोज इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे, चाहे आप पॉइंट ए पर लें, चाहे आप पॉइंट बी पर लें, पॉइंट बी का है इसको हमने, या पॉइंट आप सी पर लें, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। यानी कि जितना वी ए होगा उतना ही वी बी भी होगा, उतना ही वी सी भी होगा। तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जिस सरफेस के सेम होता है
उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। और हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। तो वही हमने यहाँ पे कहा है सेकंड पॉइंट में कि dV यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है एट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस। और dV किसके इक्वल होता है भाई, dV हमें पता है ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इंटू dr वेक्टर के, ये माइनस साइन होता है यहाँ पे, इसके इक्वल। तो जब dV हमारा 0 है तो E वेक्टर डॉट dr वेक्टर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और दो वेक्टर की अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 है तो इसका मीनिंग क्या होगा भाई, कि वो दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो वही हमने यहाँ पर शो किया है। क्या शो किया हमने, कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस सरफेस के क्या होगा। तो ये डायरेक्शन जो दिखाई दे रही है आपको, किसकी दिखाई दे रही है भाई, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस सरफेस के क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ से यहाँ आप मूव करोगे तो वर्क डन कैसा होगा, हमारा 0 होगा। ये ध्यान रखना है। तो क्या कहा हमने, दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि dr जो है ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा सरफेस के ऊपर, और dr के क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके बाद अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है और हमें क्या बनाना है, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी, तो कैसी आएगी, स्फेरिकल। तो हमने कहा फॉर ए पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। इसको ऐसे समझ सकते हैं भाई कि ये हमारे पास कोई यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, कितना, Q। तो इससे अगर हम कोई डिस्टेंस लें, यहाँ पे x डिस्टेंस ले लें, तो x डिस्टेंस पर पॉइंट P लिया, तो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा, ये पोटेंशियल कितना आएगा भाई हमारे पास, ये आएगा K इंटू क्यू अपॉन एक्स। इसी तरह यहाँ पर भी हमको ये को इतनी डिस्टेंस ले लें x, तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना आएगा, यही आएगी, ये वैल्यू आएगी। इसी तरह से यहाँ पे कोई डिस्टेंस ले लें, तो जब तक डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी तो पोटेंशियल कैसा आएगा, हमारा सेम आने वाला। ये डिस्टेंस भी अगर आप x लेते हैं तो यहाँ भी पोटेंशियल कैसा आएगा, सेम आएगा। और सेम डिस्टेंस है इस पॉइंट चार्ज से, तो हम इस चार्ज को सेंटर लेके x रेडियस का अगर एक सरफेस ड्रॉ करेंगे तो कैसी आएगी, एक स्फेरिकल सरफेस आएगी भाई। और इस सरफेस के ऊपर जितने पॉइंट हैं सारे के सारे कैसे हैं, सेम पोटेंशियल के पॉइंट है, तो इस सरफेस को क्या कहा जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस कैसी है, स्फेरिकल है। तो इसका मतलब अगर आप पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगी वो कैसी आएगी, हमारी स्फेरिकल सरफेस आएगी। और ये सरफेस कैसी हमारी, ध्यान रखेंगे भाई, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आएगा, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। तो ये हमारे थर्ड पॉइंट में हमने कहा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो ऑलवेज कैसी होंगी भाई, कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगी। नेक्स्ट हमने कहा क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस रिप्रेजेंट ए स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं ये पास पास हैं भाई तीनों सरफेस, और यहाँ पे कंपेरेटिवली क्या है, दूर दूर हैं। तो जहाँ दूर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वीक होगा, और जहाँ पास पास है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये, और यहाँ पे पास पास है तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जहाँ हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगी तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये E1 हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन E2 हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में हमने कहा फॉर ए डाइपोल इक्वेटोरियल प्लेन रिप्रेजेंट्स वन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये डाइपोल है भाई, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। क्योंकि ये हमारा कोई भी पॉइंट लेंगे आप, तो जितनी डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से होगी उतनी डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव चार्ज से होगी, तो नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना आएगा भाई, हमारा 0 आएगा। क्योंकि नेट पोटेंशियल में ऐड करेंगे, जितना नेगेटिव पोटेंशियल होगा उतना पॉजिटिव होगा। इस तरह यहाँ पर लेंगे, जो जितनी डिस्टेंस यहाँ पे आएगी नेगेटिव चार्ज से उतनी आएगी पॉजिटिव चार्ज से, तो यहाँ भी नेट पोटेंशियल कितना आएगा, 0। तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इस सरफेस के 0 है, तो ये सरफेस कैसी कंसिडर की जाएगी, हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसिडर की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने कहा फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल इक्विस्पेस्ड प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स शो करें, किस तरह से देखेंगे भाई, ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, यानी कि इक्वी स्पेस्ड, इनके बीच में डिस्टेंस आपको स्पेस
इक्वल शो करनी है भाई अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो की हमने। अब ये हमारी लेफ़्ट टू राइट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम कोई प्लेन या कोई सरफेस कंसीडर कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे इसके पोटेंशियल कैसा आने वाला है भाई, सेम आने वाला है। तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा। तो ये क्या कहलाएगी हमारी, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगी भाई। ये एक हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस हुई। इसी तरह से कुछ डिस्टेंस हम और चले, यहाँ पे हमने एक प्लेन या सरफेस कंसीडर की, इसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। सरफेस हमारी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारी दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस आ जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया V1 है, तो यहाँ भी V1 होगा, यहाँ भी V1 होगा, यहाँ भी V1 होगा, हर एक पॉइंट पे V1 होगा। तो ये दूसरी हमारी क्या कहलाएगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। और ये दोनों सरफेस आपस में कैसी होंगी भाई, पैरेलल दिखाई दे रही है हमें, तो ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। और ये दोनों आपस में कैसी हैं भाई, पैरेलल हैं। और हमें पता है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है। तो ये जो V1 की वैल्यू होगी इससे क्या होगी, इस V से कम होगी। तो V1 विल बी लेस देन V। रीज़न क्या है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इधर चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा। तो इस पॉइंट में क्या कहा था हमने, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेज आर पैरेलल। तो ये सब पैरेलल प्लेन्स हैं भाई, ये पैरेलल प्लेन दिखाई दे रहे हैं आपको। तो पैरेलल इक्वी स्पेस्ड प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जैसे जैसे मूव करेंगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा। तो V5 सबसे कम होगा, V4 उससे ज़्यादा होगा, V3 उससे ज़्यादा होगा, V2 उससे ज़्यादा और V1 सबसे ज़्यादा होगा। तो वही हमने यहाँ पे शो किया है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या करेगा भाई, डिक्रीज़ करेगा। तो इधर को पोटेंशियल क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि हम कहाँ मूव कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या कहा, इफ़ ए चार्ज Q मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B देन एक्सटर्नल वर्क डन विल बी कितना, V2 माइनस V3 हो जाएगा। तो ये हमें पता ही है भाई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कितना होता है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा दो पॉइंट के बीच में, तो वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने कहा भाई, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये 9th, इसमें हमने दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कंसीडर किए भाई। कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस है, एक सरफेस हमारी ये है, एक सरफेस ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है भाई, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो जो सेकंड सरफेस है इसका पोटेंशियल, इस पर पोटेंशियल कम होगा, किससे, जो फर्स्ट सरफेस है इससे। लेकिन ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो हमने क्या कहा, VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC, क्योंकि सारे पॉइंट हमारे A की सरफेस पर है, ये A, B और C। और इसी तरह से जो सेकंड सरफेस है हमारी ये, इसके पॉइंट कौन से हैं, P, Q, R। तो सेकंड सरफेस के लिए हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, VP, VQ, R सेम होगा। लेकिन V2 की वैल्यू कम होगी V1 से। क्यों, क्योंकि सेकंड सरफेस कहाँ है, हम मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये सरफेस हमारी आउटर सरफेस सेकंड सरफेस का, ये हमने सरफेस 1 कहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम इधर मूव कर रहे हैं, तो इस बार जो फर्स्ट सरफेस है 1 वाली, इसका पोटेंशियल कम होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इस बार V1 क्या होगा हमारा, लेस देन V2 हो जाएगा। लेकिन सेकंड सरफेस भी हमारी इक्वी पोटेंशियल है, तो P पॉइंट पर, Q पॉइंट पर और R पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा भाई। तो वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इसी तरह जो फर्स्ट सरफेस है ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट पोटेंशियल अभी भी क्या होगा, सेम होगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो ये रहेंगी भाई। तो इस तरह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाले जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमें ध्यान रखने पे, इनका न्यूमेरिकल में भी यूज़ करेंगे और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कभी कभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर। तो उसका रीज़न अभी हमने पढ़ा था भाई, कि जो हमारा अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। और हमें फार्मूला पता है dV कितना होता है, माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो यहाँ से E वेक्टर डॉट dr वेक्टर कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। या E इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
ई ज़ीरो है नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ना कुछ है, डी आर कोई ना कोई दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा ही जब आप मूव करोगे, तो कौन ज़ीरो होगा यहाँ पे, कॉस थीटा ज़ीरो होगा, और कॉस थीटा ज़ीरो है तो ये किसकी वैल्यू होगी, कॉस 90 की वैल्यू होगी, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। थीटा 90 होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर होगा डी आर वेक्टर के लिए। तो ध्यान देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये हमारा भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे भाई, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल और हम पता करेंगे, और इसी तरह से कुछ जो हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट बचे हैं वो भी हम नेक्स्ट क्लास में, बल्कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल है वो तो हम अभी कर सकते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और देख लेते हैं भाई। हमारे पास यहाँ पर कोई ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो हमने कहा जितना हमारा नेगेटिव चार्ज है उतना ही हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारी डाइपोल लेंथ होगी जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, 2a से डिनोट कर रहे हैं। तो यानी कि हमारा अगर ये मिड पॉइंट है तो जितनी डिस्टेंस a हमारी इधर होगी उतनी हमारी a इधर होगी, तो इसको हमने a कहा, इसको हमने क्या कहा, a कहा। और ये एक्सिस कहलाता है भाई, जो ये हमारी लाइन ए बी है ये क्या कहलाती है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल कहलाती है। और इस लाइन को अगर आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये कहलाता है हमारा एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, तो ये हमारी कहलाएगी एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल पे मैंने कोई पॉइंट पी कंसीडर किया यहाँ पे, पी पॉइंट, जिसकी डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें, ये गिवन है स्मॉल आर डिस्टेंस। तो हमें पी पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है, तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मुझे पता करना है पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ये पता करना है मुझे। तो क्या करूँगा मैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल पता करूँगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और दोनों को ऐड कर दूँगा। तो मैंने क्या कहा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसको V1 से डिनोट कर रहा हूँ। तो V1 के अंदर हो जाए क्या फॉर्मूला होता है भाई, K इंटू क्यू अपॉन आर। आर कितना है भाई, ये डिस्टेंस मेरी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, R है, और ये डिस्टेंस कितनी है, A, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये बचेगी मेरे पास R माइनस A। तो यहाँ पे हो जाएगा R माइनस A हो जाएगी डिस्टेंस, और ये स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह से पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो इस बार जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है भाई यहाँ पर, इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारी, R तो ये है और A ये है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस A हो जाएगी इस बार। तो इस पोटेंशियल को मैंने कहा V2, तो K इंटू चार्ज हमारे पास माइनस Q है, और माइनस Q की पॉइंट P से डिस्टेंस कितनी है इस बार, R प्लस A। मुझे चाहिए नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो नेट पोटेंशियल एट P, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो V कितना हो जाएगा, ये V1 प्लस V2, दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे भाई। क्या कॉमन है, K भी कॉमन है और Q भी, तो K और Q कहाँ आ जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा। तो V1 की जगह कितना बचेगा, 1 अपॉन R माइनस A, और ये माइनस साइन है भाई यहाँ पर, तो ये माइनस हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस A। K और Q हमने बाहर कॉमन ले लिया भाई। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो हमारे पास जो ये आएगा, हमें क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, K हमारा बाहर है, Q बाहर है, और यहाँ था हमारे पास 1 अपॉन R माइनस A माइनस 1 अपॉन R प्लस A। इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये आ जाएगा R माइनस A इंटू R प्लस A, और इधर आएगा R प्लस A और माइनस R माइनस A। ये हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया भाई। तो ये फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा, यहाँ पे माइनस का R हो जाएगा, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई हमारे, माइनस R से प्लस R, और ये
माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा न्यूमरेटर में 2a ए प्लस ए, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना है हमारे पास, k इंटू और ये q इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हमें पता है q इंटू 2a क्या होता है भाई, ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे p हम रख सकते हैं, तो देयरफॉर पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ये है हमारे पास k इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। k की जगह हम 1/4πε0 भी यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम। तो फॉर्मूला हमारा इस फॉर्म में आएगा माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। इसमें भी हमें ये ध्यान रखना है भाई कि अगर हमारे पास जो ये डाइपोल लेंथ है वो बहुत छोटी हो इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस r, जो ये r डिस्टेंस है पॉइंट P से सेंटर की, अगर ये डिस्टेंस हमारी a के कंपैरिजन में लार्ज है, तो हमने क्या कहा, इफ़ r इज़ मच ग्रेटर देन a, तो उस केस में a को क्या करूँगा मैं यहाँ पे निगलेक्ट कर दूँगा, तो a की जगह 0 पुट करेंगे, तो v एक्सियल कितना आएगा फिर हमारे पास 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे हम, जब a हमारा क्या होगा r के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, तो ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा भाई। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इसके लिए हमने फिर केस ले रहे हैं किसका भाई, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, डायग्राम थोड़ा नीचे बना लेते हैं। जितना हमारा ये नेगेटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ये डाइपोल लेंथ है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी भाई। और इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट हमने P कंसीडर किया, पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है भाई, पहले की तरह इस डिस्टेंस को ले रहे हैं हम स्मॉल r। एक्सियल लाइन में भी हमने पॉइंट P से डिस्टेंस स्मॉल r ली थी, यहाँ भी डिस्टेंस कितनी है स्मॉल r। डाइपोल लेंथ 2a लेते हैं, तो मिड पॉइंट की डिस्टेंस ये भी कितनी हो जाएगी a, और ये भी कितनी हो जाएगी हमारी a हो जाएगी भाई। इस पॉइंट को हमने a कहा और इस पॉइंट को हमने b कहा। तो ये डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं भाई। ये डिस्टेंस सपोज हमारी कितनी है, r से डिनोट करें, उतनी डिस्टेंस ये हो जाएगी हमारी। तो ये डिस्टेंस हमारी पी जो आएगी पाइथागोरियन थ्योरम से, देखो ये हमारी r है, ये a है, तो ये आ जाएगी √r² प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी पाइथागोरियन थ्योरम से आ जाएगी r² प्लस a स्क्वायर। तो मुझे पता करना है इस बार पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ये मुझे पता करना है इस बार। तो क्या कहा मैंने, पहले मैं पोटेंशियल पता करूँगा P पॉइंट पे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, फिर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दोनों को ऐड करूँगा। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q, तो ये हो जाएगा हमारे पास V1 इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन, और P पॉइंट की पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितनी है भाई, r² प्लस a स्क्वायर। इसी तरह पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको V2 कहेंगे हम। तो V2 हमारे पास आएगा K इंटू, चार्ज हमारे पास नेगेटिव है तो माइनस Q √r² प्लस a स्क्वायर। तो जितनी वैल्यू देखो पॉजिटिव है ये हमारी V1, उतनी ये वाली नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास नेट पोटेंशियल 0 आ जाएगा।
तो देयरफॉर वी नेट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो ये हो जाएगा हमारे पास v1 प्लस v2, और ये दोनों वैल्यू हमारी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा भाई 0। तो ध्यान रखेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल लेंगे आप 0 आएगा, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है। तो ये पोटेंशियल वाला भाई हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम इससे आगे के कॉन्सेप्ट करेंगे भाई।